इस लंबी राइड के बाद एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई है कि लास्ट राइड नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जो भी राइड आप कर रहे हैं वो अगले आने वाले राइड्स की बस शुरुआत है। ये एक नशे की तरह है, ये एक नशा है, शराब की तरह है। अगर आपने शराब पीनी छोड़ भी दी है तो उसके पीने की इच्छा कभी भी नहीं जाती है, तो ये एक लत है। अब शिमला थोड़ी दूर ही रह गया है, तो एक और इशू है जिस पे थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि उस पर बात करना ज़रूरी है। और ये बात यंगस्टर्स को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है कि बॉस नॉर्थ ईस्ट के ट्रिप पे खर्चा कितना होगा। बेसिकली ये वीडियो उस राइड को रिव्यू करने के लिए मैं बना रहा हूँ जो मैंने 60 दिन में 13,000 किलोमीटर चला के 10 स्टेट्स को कवर करके सोलो मोटरसाइकिल राइड के दौरान की है। और बेसिकली एम वही है कि मैंने क्या सीखा, क्या महसूस किया, क्या गलतियाँ की और क्या क्या नया देखा, ये आप बातें आपको बताने के लिए ये रिव्यू वीडियो बना रहा हूँ। आज की राइड जो है वो चंडीगढ़ से शिमला की राइड है, क्योंकि मैं इस रिव्यू को राइड के साथ इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कमरे में बैठ कर रिव्यू करने का वो आइडिया मेरे को काफ़ी बोरिंग सा लगा था। सो दिस इज़ द लास्ट वीडियो इन द सीरीज़। नॉर्थ ईस्ट के ट्रिप के बारे में दो बातें जो मेरे सामने खुल के आई और जिसके बारे में मैं चाहता था कि मैं लोगों को बताऊं, उसमें से एक बात है जो मैं पिछले वीडियो में कवर कर चुका हूं कि वहाँ पे फीमेल्स का क्या स्टेटस है, वहाँ लड़कियों का क्या स्टेटस है और उनसे कैसे डील करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। और दूसरी बात जो मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूँ वो है वहाँ की ट्राइबल सेंसिबिलिटीज़ की। मैं पहाड़ी स्टेट्स की बात कर रहा हूँ। ये जो पहाड़ी स्टेट्स हैं ये ट्राइबल ग्राउंड्स पे ही बने हैं और वहाँ पे ट्राइब्स सेंट्रलिटी में रहते हैं। वहाँ के जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी ही अपने ट्राइब से शुरू होती है और अपने ट्राइब के अंदर ही ख़त्म होती है। ट्राइब्स के बाहर उनकी सोच बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उनकी सेंसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ थोड़ा संभल के रहने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि ये ट्राइब्स बैकवर्ड हैं। मैंने उनको काफ़ी गहराई से स्टडी किया है और मैं उनके साथ रहा हूँ, उनके साथ इंटरेक्ट किया है और मेरा अपना कंसिडर्ड ओपिनियन है, मेरा अपना विश्वास और मानना है कि जो ट्राइबल कल्चर है उसके बहुत सारे पहलू जो हैं हमारे मेन लैंड के कल्चर से बहुत आगे हैं और बहुत ज़्यादा इवॉल्व हैं। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ज्ञान की ज़रूरत उनको नहीं, हमें है। हमारे मेन लैंड में एक ये प्रॉब्लम है, हमारे पास ज्ञान का इतना बड़ा भंडार है कि हम बिना बांटे रह नहीं सकते और उनको एडवाइस की ज़रूरत है नहीं। मैं आपको उदाहरण देके बताता हूँ। जैसे एक आओ ट्राइब है जो नागालैंड के एक हिस्से में रहता है। उनका ये मानना है कि उनकी उत्पत्ति 7 पत्थरों से हुई थी। वो बहुत ही गर्व के बड़े प्राइड के साथ आपको ये बात बताते हैं। वहाँ पे आपको स्माइल करके उनका मखौल उड़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये उनकी आस्था है और आस्था को दुनिया के किसी भी हिस्से में आप चैलेंज नहीं कर सकते। जैसे मैं हिंदू हूँ और रामचरितमानस पे मेरी आस्था है। अगर ये कोई बोले कि ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आपने समंदर पे पत्थर फेंका और वो फिर वो जोड़ जोड़ के एक ब्रिज बन गया, मेरे को इस ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। मैं हिंदू हूँ, मेरी ये आस्था है। उसी तरह ये उनकी आस्था है, ये उनका रामचरितमानस है, तो उनको ज्ञान की इस विषय में ज़रूरत नहीं है। और मैं सिर्फ एक ट्राइब का उदाहरण देके बता रहा था। सारे ट्राइब्स की अपनी कहानियाँ हैं जो कई बार लॉजिकल नहीं लगती हैं, बट ये उनका फेथ है। आप इनको रिस्पेक्ट करिए और आपको इनको रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगा। चलिए कुछ और बातों के बारे में मैं अपने तजुर्बे से बात कर लेता हूँ। एक सवाल ये बार बार उठ के आता है कि राइड की तैयारी क्या करें, तो मैं इसको 3 टुकड़े में बांटता हूँ। सबसे पहले पर्सनल तैयारी जो आपकी है वो फिजिकल फिटनेस है। आपको अपने फिजिकल फिटनेस पे काम करना पड़ेगा, बिकॉज राइडिंग इज़ ए इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी, बहुत डिमांडिंग होता है। तो यहाँ पे कोई बहाना नहीं चलेगा। आपको राइडिंग अगर राइड पे जाना है और लंबे राइड पे जाना है तो आपको फिजिकल फिटनेस पे अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। और मेरी ये सलाह होगी कि आप राइड पे तभी निकलें जब आप ये कॉन्फिडेंट हैं कि आपकी बॉडी इस राइड को ले सकती है। अगली तैयारी है आपके उस मशीन को जानना जिसको आप राइड कर रहे हैं। आपको
उसके नॉर्मल फॉल्ट्स जो हैं उसको रेक्टिफाई करने का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पंक्चर लगाना, केबल्स चेंज करना और इस तरह की चीज़ें। और ये आप YouTube देख के नहीं कर सकते। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप एक बाइक मैकेनिक के पास जाके अपने हाथ से इन चीज़ों को करें, ताकि जब ज़रूरत पड़े तो आप इन चीज़ों को कर पाएँ। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी, बट ये प्रिपरेशन आपको एक कॉन्फिडेंस देता है कि आप उस रास्ते पे भी जाने की सोच सकते हो जो वीरान है, जहाँ पे ब्लॉक्स की संभावना है, जहाँ पे हेल्प मिलने के आसार नहीं है। ये आपको उन एरियाज में वेंचर करने का कॉन्फिडेंस देता है और इसीलिए अपने मशीन को जानना बहुत ज़रूरी है। और इसको जाने बिना राइड पे निकलना कोई समझदारी नहीं है। मैं अपनी बात बताता हूँ। मैं अपनी मोटरसाइकिल के बारे में इतना कॉन्फिडेंट था कि पंक्चर वंक्चर तो मैं लगा लूँगा, केबल्स चेंज कर लूँगा और छोटे मोटे फ्यूज़ वगैरह चेंज करने हैं वो सब मैं कर लूँगा। अगर कोई काम जो मैं वहाँ पे अपने हाथ से नहीं कर पाऊँगा तो वो काम इतना बड़ा होगा कि फिर किसी बड़े मदद की ज़रूरत पड़ेगी और वो मदद मिल जाएगा। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, बट इस भरोसे पर, इस कॉन्फिडेंस पर मैं उन रास्तों पर भी गया जिन पे मैं इस भरोसे के बिना शायद नहीं जा पाता। और तीसरी तैयारी है राइडिंग इक्विपमेंट की। इसमें मेरा कोई सुझाव नहीं है क्योंकि इसके बारे में हजारों वीडियोस यूट्यूब पे हैं। मेरा सिर्फ एक कॉशन है कि बहुत सारे जो ये वीडियोस हैं ये कमर्शियली मोटिवेटेड हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत राइड पे नहीं पड़ती हैं। कई सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो आपके राइड को अनकंफर्टेबल कर देती हैं, जैसे कि वो कोई राइडिंग शूज़ हैं, कई हज़ार रुपए के आते हैं, वाटर प्रूफ है, एयर प्रूफ है, पता नहीं क्या क्या है, बट आप उनको पहन के इस इंडिया के ट्रॉपिकल क्लाइमेट में गाड़ी चला ही नहीं सकते। तो इसी तरह की कई सारी चीज़ें हैं। तो ये महंगी हैं, इनका एक कमर्शियल मार्केट है और मैं किसी भी नए राइडर को ये सजेस्ट करूँगा कि थोड़ा सोच समझ के, थोड़ा एनालाइज करके ही इस पे अपने पैसे खर्च करें। एक और सवाल आता है कि दिन में राइड कितना करें। लोगों में ये टेंडेंसी होती है कि आज खींच देते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं, फिर वहाँ से वहाँ पहुँच जाते हैं। ये टेंडेंसी गलत है, इसमें हादसा हो सकता है। पर्टिकुलरली यंगस्टर्स में ये प्रॉब्लम हो सकती है, मैं विजुलाइज कर सकता हूँ। मेरा अपना सजेशन रहेगा कि प्लेन्स पे 300 किलोमीटर और पहाड़ों पे 150 किलोमीटर, इससे ज़्यादा आप प्लान ना करें, क्योंकि इससे ज़्यादा में अगर आप लंबे राइड के लिए गए हैं तो इसमें एक्सीडेंट्स की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है और इसकी कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप जगहों को टच करने के लिए तो निकले नहीं हैं, आप एक राइड के लिए निकले हैं, तो आप आराम से राइड करिए ना। और 3-4 दिन की राइड के बाद एक दिन का क्लीन ब्रेक लेना ज़रूरी है, क्योंकि आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं हो पाता कि आपकी बॉडी कितनी थक चुकी है। वैसे तो ये क्लीन ब्रेक हो जाता है, आपको कपड़े धोने हैं, कोई मोटर बाइक का कुछ काम निकल जाएगा, कुछ और काम निकल जाता है, बट अगर कोई वजह नहीं भी है तो आपको ये क्लीन ब्रेक ले लेना चाहिए। आपकी मशीन और आपकी बॉडी दोनों को रेस्ट की ज़रूरत होती है। मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ। मैं एक बार 3-4 दिन के बाद राइड कर रहा था और ये वापसी के वक्त था, और मैं आगरा एक्सप्रेसवे पे था जो लखनऊ से आगरा की तरफ आता है। ये एक बहुत फास्ट मूविंग एक्सप्रेसवे है। तो मैं अपनी मस्ती में चला जा रहा था, अचानक ही मेरे दाहिने से एक गाड़ी निकली और वो ऑलमोस्ट मेरे को टच करती निकली। एज ए फौजी मेरा रिएक्शन तो था कि ये क्या है वैन, बट फिर मैंने देखा कि मैं ड्रिफ्ट करता करता लेफ्ट लेन से बिल्कुल ओवरटेकिंग लेन में आ चुका था और मुझे इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था। और इसकी वजह ये थी कि मैंने कई दिनों से कोई ब्रेक नहीं लिया था। तो 3-4 दिन की राइड के बाद, वैसे तो वैसे भी हो जाएगा, बट अगर कोई वजह नहीं भी है तो आप एक क्लीन ब्रेक जरूर ले लीजिएगा। और हाँ, स्टार्ट अर्ली एंड रीच अर्ली। आइडिया ये होना चाहिए कि सनराइज से आधे घंटे पहले अगर हम स्टार्ट कर लें और लंच तक अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं तो वो आइडियल केस सिचुएशन है, क्योंकि ऐसे टाइम में आपको 3-4 घंटे की क्लियर राइड मिल जाती है जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलता, और आपके पास आधा दिन है अपने आप को रिकूप करने के लिए, किसी जगह को एक्सप्लोर करने के लिए,
और इस तरह की चीज़ों के लिए। बट इसमें एक कॉशन है, सनराइज और सनसेट के वक्त ट्रक ड्राइवर से बच के, क्योंकि फॉर सम रीज़न उनका डेस्टिनेशन या तो सनराइज से थोड़ा आगे होता है या सनसेट से थोड़ा आगे होता है, और इस वक्त उनकी ड्राइविंग थोड़ी रफ हो जाती है। आधे तो ये नींद में भी होते हैं। तो बट आइडियल यही है कि आप फर्स्ट हाफ में अर्ली स्टार्ट करके अर्ली ख़त्म कर लें, ताकि आप अगले दिन के राइड के लिए तैयार हो जाएं और उस जगह को भी एक्सप्लोर कर पाएं। और अगला सवाल ये उठता है कि राइड के दौरान फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करें या ना करें। 200% करिए और उसको पब्लिक डोमेन में भी डालिए। अपने राइड को शेयर करिए, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करिए। और लोग बोलेंगे कि अगर ये इतना ऑब्वियस है, इतना 200% है, तो लोग करते क्यों नहीं हैं? एक ही कारण है, लोग झिझकते हैं। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का भी अगर आपका एम है तो आपका राइड दुगना इंटरेस्टिंग हो जाता है। अदरवाइज ऐसे राइड करने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज आप बार बार उस जगह को जाके तो देखेंगे नहीं। उन मोमेंट्स को रिलिव करने के लिए, उन मोमेंट्स को याद करने के लिए, उन मोमेंट्स में फिर से जाने के लिए आपके पास फोटोज़ और वीडियोज़ के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर आप वहाँ जा रहे हैं और अगर ये इतनी इंटरेस्टिंग जगह हैं, तो आप उनको लोगों के साथ शेयर क्यों नहीं करना चाहेंगे? आई फेल टू अंडरस्टैंड। सो फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी इज़ ए मस्ट। कुछ लोग और पर्टिकुलरली यंगस्टर्स ये सोचेंगे कि यार मैं वीडियो डालूंगा यूट्यूब पे, लोग क्या सोचेंगे? किसी के पास टाइम नहीं है कुछ सोचने का। मैं कर रहा हूँ ना। अगर आपका वीडियो अच्छा है तो लोग देखेंगे। वैसे मेरे वाले उतने देखे नहीं जा रहे हैं, बट इनका अपना फ्यूचर है, देखे जाएंगे। बट इफ़ यू आर गोइंग फॉर ए राइड एंड ए लॉन्ग राइड एंड डोंट कम बैक विदाउट कैप्चरिंग मेमोरीज, यादों को कैद किए बिना वापस मत आइएगा, क्योंकि आप वहाँ बार बार नहीं जा पाएंगे। अगर आप फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी नहीं करते हैं तो आप राइड को कंटिन्यूसली एंजॉय नहीं कर सकते और आप उसमें कंटिन्यूसली इन्वॉल्व नहीं हो सकते, क्योंकि फिर आप सिर्फ किलोमीटर रीडिंग देखते रहते हैं, किलोमीटर स्टोन्स देखते रहते हैं और पूरे दिन वेट करते रहते हैं कि कब शाम हो या किस वक्त मैं अपनी मंजिल पे पहुंच जाऊं। ये छोटे में मोटे वीडियोस में उन राइड्स के क्लिप्स अच्छे लगते हैं, बट पूरे दिन अगर आप राइड कर रहे हैं तो आपका राइड के साथ, जर्नी के साथ इन्वॉल्वमेंट रखने के लिए ये ज़रूरी है कि आप फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करें और मेमोरीज को कलेक्ट करें, मोमेंट्स को कलेक्ट करें। और मान लो आपने डिसाइड कर लिया कि चलो मैं वीडियोग्राफी करूंगा, उसके बाद एक नॉर्मल हिंदुस्तानी सोच है कि पहले एक सस्ते वाला चाइनीज़ इक्विपमेंट ले लेता हूं, उसके बाद जब हाथ साफ हो जाएगा तो अगला वाला ले लूँगा। ये गलती मत करना बॉस, ये गलती मैंने की है। आई बॉट ए चाइनीज़ हेलमेट कैमरा एंड मैं रिग्रेट कर रहा हूँ, क्योंकि उसकी वो क्वालिटी है ही नहीं। जो मैंने देखा वो मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो ये नहीं हो सकता कि मैं एक सेकेंड हैंड मारुति कार खरीद के ड्राइविंग सीख लूँगा फिर मर्सिडीज़ खरीदूँगा, वैसा नहीं है। आप मर्सिडीज़ खरीदिए और मर्सिडीज़ पे ही सीखिए। एक बार पैसे लगेंगे, बट प्लीज़ डोंट इन्वेस्ट इन ए सब स्टैंडर्ड इक्विपमेंट, क्योंकि वो आपको डिस्कार्ड करना ही पड़ेगा। और फिर ये अहम सवाल पर्टिकुलरली यंगस्टर्स के लिए कि खर्चा कितना होगा। अब शिमला थोड़ी दूरी रह गया है, तो एक और इशू है जिस पे थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि उस पर बात करना ज़रूरी है। और ये बात यंगस्टर्स को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है कि बॉस नॉर्थ ईस्ट के ट्रिप पे खर्चा कितना होगा। What is going to be the daily expenditure for a budget traveler? 2,000 rupees per day if you are traveling in budget। बाकी ऊपर की कोई लिमिट नहीं है, ये तो सबको पता है। मैं बताता हूँ कैसे। तीन मेजर एक्सपेंडिचर्स हैं। अगर आप बाइक पे जा रहे हैं तो पहला एक्सपेंडिचर है फ्यूल का, 600 से 700 रुपये का फ्यूल, 800 से 1000 रुपये का कमरा, जो कि आपको मिल जाता है। होम स्टेज मिल जाते हैं, लग्जरी नहीं है, बट वो ओयो रूम्स टाइप के जो कमरे हैं या होम स्टेज वो आपको उतने में मिल जाते हैं। और 300 से 400 का खाना, यही टोटल खर्चा है। इसमें सबसे बड़ा खर्च ऑफकोर्स आपके स्टे का होगा।
और खाना कुछ लोग बोलेंगे कि ये 300-400 रुपये में खाना क्या मिलना है। तो खाने के नाम पे ऊपर पहाड़ों पे मिलती है मैगी या उनकी ट्रेडिशनल थाली, वो उतने की होती है। और ट्रेडिशनल थाली के बारे में आपको बता दूं कि वो काफ़ी सम्चुअस है, काफ़ी फिलिंग है, काफ़ी हाइजीनिक है और चीप तो ऑफ कोर्स है ही। इसमें एक और एंगल है, वैसे पीछे का सीन काफ़ी अच्छा है। बड़े देर के बाद कुछ कंक्रीट जंगल से हटके कुछ हरियाली देखने को मिली है, तो द सीन इज गेटिंग बेटर। बट बात हम कर रहे थे खर्चे की। तो अगर आप 2 लोग ट्रैवल कर रहे हो तो आपका खर्चा तकरीबन 30% घट जाता है, क्योंकि आप फिर एकोमोडेशन शेयर करोगे। तो जो आप 1000 रुपये पर डे एकोमोडेशन पे खर्च कर रहे थे वो 500 रुपये हो जाता है। तो या तो फिर आप दोनों मिलके उससे बेटर एकोमोडेशन में रह सकते हो या फिर उतना पैसा सेव कर सकते हो। तो 2 लोग, बट रिमेंबर 2 लोग एक मोटरसाइकिल पे नहीं प्लीज, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी अनकंफर्टेबल राइड। इफ इट इज गोइंग टू बी 2 people, have 2 bikes, preferably be 2 people and have 2 bikes, that's the best case scenario। तो और इसके अलावा आपके पास 8 से 10,000 रुपये रिजर्व होने चाहिए, जेब में ना कहीं हो जहाँ से आप ड्रॉ कर सकें फॉर इमरजेंसी सिचुएशंस, एंड प्रे लाइक हेल कि वो इमरजेंसी सिचुएशंस आए ना। तो ये तो रही ट्रैवल एक्सपेंसेस की बात। बाकी बातें चलो आगे करते हैं। इस राइड से मैं अपनी एक पर्सनल कमिटमेंट भी देना चाहता हूं कि अगर कोई भी अगली राइड एक राइड पे जाना चाहता है और उसके दिल में कोई शक है, सवाल है, जो वो यूट्यूब पे देख पा रहा है, उसको बिलीव नहीं कर पा रहा है, तो वो अपने क्वेश्चंस मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। इन रिव्यू वीडियोस को मैं बार बार देखता रहूँगा और मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि आपके पर्सनल क्वेश्चंस का जवाब मैं ज़रूर दूंगा। वैसे तो ये राइड कुछ दिनों पहले ख़त्म हो चुकी है और मैं वीडियोस उसके बाद डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं राइड के दौरान वो वीडियोस नहीं डाल पाया। बट जब तक ये वीडियोस में डाल रहा था तब तक मुझे ये एहसास हो रहा था कि ये राइड चालू है, ये राइड कंटिन्यू कर रही है। आज ये आखिरी वीडियो है और अब मुझे ये लग रहा है कि ये राइड कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं जाते जाते एक और बात आपको बताना ज़रूर चाहूँगा कि फर्स्ट एंड ओनली राइड नाम की चीज़ नहीं होती है। इफ़ यू गो फॉर द फर्स्ट राइड, it is just the beginning of many more rides that you are going to go for। ये एक लत की तरह है, ये शराब की तरह है, ये छूटती नहीं है। अगर आपने शराब छोड़ भी दी तो शराब पीने की जो इच्छा है वो ख़त्म नहीं होती है। सो देयर इज़ नथिंग कॉल्ड द लास्ट राइड। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ और इस सीरीज़ को भी एंड करता हूँ। अगली वीडियो में मिलेंगे और अगला ट्रिप मैं बहुत जल्दी शुरू करने जा रहा हूँ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।